हम गरीब लोग थे और बेहद मुश्किल की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ऊपर वाले ने हमसे रोटी तो छीनी ही थी, लेकिन हम उसे अपने ख्वाब छीनने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। हम दोनों मियाँ बीवी बेहद गरीब थे, मगर फिर भी हमने अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था। अब हमसे जहाँ तक मुमकिन हो रहा था, हम बेटी की पढ़ाई पर पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियाँ बीवी को ये शौक़ था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, उसी तरह हमारी बेटी की भी दिली ख्वाहिश थी और उसके लिए वो बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी और बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा एक ही 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में हम दोनों मियाँ बीवी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती थी। अक्सर वक्त बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती थी और हमारा ख्याल था कि उसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल है और इतनी ज़्यादा होती है कि उसे रात रात भर जागना पड़ता है। अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें उस पर बहुत फ़ख्र होता था। एक तो हम गरीब थे, दूसरा हमने न सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि उसके साथ ही साथ उसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाज़त भी दे रखी थी। इसीलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सुननी पड़ रही थीं और ये बातें तो सबसे पहले मेरी सास और फिर मेरे देवर और देवरानी ने करना शुरू की थीं। लेकिन मुझे और मेरे शौहर को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारी मर्ज़ी के पाबंद नहीं हैं और हमसे पूछकर अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़ात के बारे में फ़ैसला नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फ़ैसला बदलते या उनके बातों के डर से अपनी इतनी ज़हीन और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारी में क़ैद करके बिठा देते। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे? आखिरकार थक हार कर एक दिन खामोश होकर बैठ ही जाएंगे और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, तब यही लोग फ़ख्र से कहते फिरेंगे कि हमारी बेटी है जो डॉक्टर बनी है। मेरे देवर और देवरानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है और सास ससुर भी फ़ख्र से कहेंगे कि उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी की मेडिकल की तालीम का खर्चा और लोगों की बातें बर्दाश्त करते हुए थक जाते थे, तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और मासूम से तसव्वुराती खुशियाँ हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बांटते थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे और दम तोड़ती उम्मीद को फिर से सहारा देकर सहारा करते थे। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी और एफएससी के बाद मेरिट पर उसका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। उस रोज़ हमने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थीं। अब 4 साल की और तालीम बाकी थी। उसके बाद हमारी बेटी ने एक काबिल डॉक्टर बन जाना था, लेकिन एक मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था और हम रोज़ रोज़ बस और रिक्शे का इतना ज़्यादा किराया नहीं दे सकते थे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज़्यादा सोचने के बाद और अपनी बेटी के मशवरे से ये हल निकला था कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज़ रोज़ के कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दे सकेगी। आखिर को 4 साल की ही तो बात है। बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी और हर हफ्ते की शाम को हॉस्टल से घर आ जाती थी और इतवार का दिन घर पर हमारे साथ गुजारने के बाद सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती थी। इसी तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैरियत से गुजर गया था और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबियाँ समेटती रही। लेकिन जैसे ही कुछ छुट्टियों के बाद उसकी तालीम का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, वो हॉस्टल से वापस आने के बाद एक अजीब हरकत करने लगी थी। वो जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो मुझसे कहती कि माँ, मुझे बाज़ार से थोड़ी सी फिटकरी ला दो। जब मैं उससे ये पूछती कि उसे फिटकरी का क्या करना है, तो वो हर बार यही कहती कि उसे टीचर ने फिटकरी पर एक तजुर्बा करने को कहा है। मुझे वहीं तजुर्बा करके कॉलेज लेकर जाना है। मैं बेटी की ये बात मान लेती और उसे फिटकरी लाकर दे देती। तकरीबन 2 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब तीसरे महीने में भी मेरी बेटी ने यही रूटीन रखी तो मुझे परेशानी होने लगी।
आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा था जो पिछले 2 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था, और वो कैसा टीचर था कि हर हफ्ते एक ही काम दे देता था। लेकिन फिर ये भी सोचती कि हो सकता है कोई काम होता ही हो। आखिर को मुझको क्या पता मेडिकल की पढ़ाई कैसी होती है, लेकिन चूंकि दिमाग में सवाल ने सिर उठा लिया था, तो इसलिए इस बार जब बेटी आई तो उसने फिर से तजुर्बे का कहकर फिटकरी मंगवाई। तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि हर हफ्ते तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी थोड़ा घबरा सी गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली, माँ, एक काम हमें क्लास में तब तक मिलता रहता है जब तक वो सारा ठीक ना हो जाए, और फिटकरी पर करने वाला तजुर्बा हर बार कुछ गलत हो जाता है और टीचर कहते हैं कि तजुर्बा नाकाम रहा है। इसीलिए जब तक तजुर्बा कामयाब नहीं हो जाता तब तक ये काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे जवाब ने मेरी तसल्ली कर दी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवाल ख़त्म हो गए थे। मैं खुशी खुशी बेटी को फिटकरी लाकर दे दी थी। एक रात हमारे पास अपने घर में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई। उसके जाने के बाद पीछे से मैंने उसके कमरे की जब सफाई की तो वहाँ एक चीज़ देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वो चीज़ देखने के बाद से मेरा अपनी बेटी पर वो आंखें बंद करके किया गया भरोसा टूटने लगा था। आखिर को कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर ये सवाल भी पैदा होता था कि आखिर जो कुछ भी था उसे छुपाना क्यों पड़ रहा था। मेरा दिल तरह तरह के वहम और अंदेशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बेटी के कमरे से वो चीज़ उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी कि अब हकीकत का कैसे पता लगाऊं। बेटी से तो कुछ पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वो कभी भी मुझे सच नहीं बताती। फिर दूसरा ऐसा कौन सा रास्ता था जहाँ से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती और मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया था और मैं खुश हो गई थी। हाँ, वाकई मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती थी। मैं फ़ौरन से उठी, अपनी चादर ली और घर से बाहर निकल आई। मेरा रुख उस रोड की तरफ था जहाँ पर एक लाइन में बड़े प्यारे प्यारे से पक्के घर बने हुए थे। मैंने उनमें से एक काले रंग के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। ये शेख साहब का घर था, लेकिन शेख यह सिर्फ नाम के ही थे। वैसे बहुत नेक और बेहतरीन इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा था। शेख साहब की भी एक ही बेटी थी जो मेरी ही बेटी की उम्र थी। वो भी डॉक्टर बन रही थी और उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ मेरी बेटी पढ़ रही थी। लेकिन यह हॉस्टल में नहीं रहती थी, बल्कि रोज़ाना ही आती जाती थी। शेख साहब रोज़ाना खुद अपनी गाड़ी में अपनी बेटी को हॉस्टल लेकर जाते थे। मैं शेख साहब के घर गई और उनकी बेटी से मिली। मुझे देखते ही उसने मुझे पहचान लिया था, क्योंकि मैं चंद बार पहले भी बेटी की कुछ किताबों के सिलसिले में यहाँ आ चुकी थी और मुझे पहली बार मेरी बेटी ने उनके घर दिखाया था। शेख साहब की बेटी मेरे पास आकर बैठी तो मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने बहुत ही तहम्मुल से मेरी बात सुनी और जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हुई वो परेशान हो गई। मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ी वो चीज़ भी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। शेख साहब की बेटी ने उसको बहुत गौर से देखा और फिर मुझे देखते हुए कहने लगी कि आप फ़िक्र नहीं करें, वो कॉलेज में मेरी बेटी पर नज़र रखेगी और उसकी सारी सरगर्मियों से मुझे आगाह करेगी। मैंने उसे ये भी बताया था कि मेरी बेटी हर हफ्ते ये कहकर मुझसे फिटकरी मंगवाती है कि उसे कोई प्रैक्टिकल करना है। यह सुनकर वो भी हैरानी से बोली थी, नहीं आंटी, हमें ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ न कुछ गलत ज़रूर है। मेरी परेशानी में यकदम इजाफा हो गया था। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई थी तो फिर यकीनन बदनामी और रुसवाई के साथ साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी गैर हालत देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं फ़िक्र न करूं, वो ज़रूर असल बात मालूम कर लेगी और अगर कोई बात गलत हुई तो मेरी बेटी को बाज रखने की भी कोशिश करेगी। उसने मुझसे कहा था कि वो चीज़ वही वापस बेटी के कमरे में रख दूं जहाँ से वो मुझे मिली है,
ताकि मेरी बेटी को ये शक न हो कि हमें किसी बात का इल्म हो गया है। मैंने ऐसा ही किया और घर आकर अब दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने रब से खैर की दुआएं मांगना। उसके साथ ही साथ मुझे बहुत बेचैनी से हफ्ते के गुजरने का इंतज़ार था, ताकि मेरी बेटी की हॉस्टल से छुट्टी हो और मेरी बेटी घर आए तो मुझे कुछ न कुछ मामले की खबर हो। करके वक्त गुजर ही गया और हफ्ते की शाम मेरी बेटी एक दिन की छुट्टी पर घर रहने आई थी। मैंने अपनी बेटी का सर से पैर तक जायज़ा लिया था, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई तब्दीली उसके अंदर नज़र न आई थी। वो बिल्कुल पहले जैसी थी, उसका रवैया भी बिल्कुल पहले जैसा था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे वहम में डालता, लेकिन मैं भी क्या करती। बेटी के कमरे से जब से वो चीज़ मिली थी, मेरे दिल में शक का बीज आ गया था। बेटी ने फिर मुझसे ये कहकर फिटकरी मंगवाई कि उसे कोई तजुर्बा करना है। मैंने भी कुछ भी जाहिर किए बिना उसे फिटकरी लाकर दे दी थी। मैं खामोशी से शेख साहब की बेटी का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आएगी तो वो मेरे घर आएगी और जो सारी बात उसे इस दौरान मालूम हुई है वो मुझे बताएगी। इतवार के दिन तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब शेख साहब की बेटी हमारे घर आई तो मेरी बेटी सो रही थी। उसने मुझसे कहा कि बेटी को जगाने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत तो बिल्कुल नहीं की थी। वो इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी थी, मैं हैरान और परेशान सी सोच में गुम थी। लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी थी वो दुनिया में तो बदनामी और ज़िल्लत था ही, इसमें आखिरत की भी 100% बर्बादी थी। मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे इस तरह परेशान और बेहौसला देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी, अब इस तरह परेशान नहीं हो, बल्कि इस मसले का हल सोचें और ऐसा करें कि एक रात चुपके से अपनी बेटी के कमरे में सो जाई और देखें कि वो रात को क्या करती है। इस तरह आप हकीकत को अपनी आँखों से देख लेंगी और ये भी बेहतर जान सकेंगी कि आखिर इस मसले से अपनी बेटी को किस तरह निकालें। मैंने शेख साहब की बेटी की बात मान ली। आज शाम को तो मेरी बेटी ने हॉस्टल वापस जाना था, इसलिए मुझे फिर से 1 हफ्ते का इंतज़ार करना था और मैं भी मजबूरन इंतज़ार करने लगी। अगले हफ्ते जब मेरी बेटी घर रहने आई तो उस रात मैं छुपकर बेटी के कमरे में चली गई और अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई। मैं जो बातें मुझे शेख साहब की बेटी ने बताई हैं वो सब झूठ हों और मुझे अपनी आँखों से कोई ऐसा मंजर न दिखाई दे जो इन सब बातों को सच साबित करे, मगर इस बार मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई थीं और जानलेवा सच्चाई मेरी आँखों के सामने सच साबित हो गई थी। मैंने वो रात बहुत अजियत में गुजारी थी। शेख साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई न कोई हल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरी समझने की सलाहियत मानो फालिज हो गई थी। लेकिन ये बात भी गनीमत थी कि अभी मेरे शौहर को इस सारे किस्से का इल्म नहीं था। एक बात तो मैंने जान ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, लेकिन जिस दलदल में वो धंसती जा रही थी शायद उससे निकल सकती थी। मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने शौहर से इस सारे मामले को पोशीदा ही रखूँगी और शेख साहब की बेटी से दरख्वास्त करूँगी कि जैसे उसने सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की और मुझे सच से आगाह किया, वैसे ही अब मेरी बेटी को इस दलदल से निकालने में भी मेरी मदद करे। अगले दिन मैं फिर से शेख साहब के घर मौजूद थी। मैंने रोते हुए शेख साहब की बेटी से इल्तिजा की कि वो मेरी मदद करे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वो एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी थी, अगर उसे वहाँ से न निकाला गया तो उसकी मौत भी मुमकिन थी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बेटी जैसी कई और लड़कियां भी इस दलदल में धंस चुकी थीं और मुझ अकेली के लिए ये मुमकिन नहीं था कि उनकी मदद की जाए, उन्हें इस दलदल से निकाला जाए और उन्हें सही और गलत की तमीज़ सिखाई जा सके। इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता था कि इस सब में हमें एक बड़े और बाख्तियार इंसान की मदद की ज़रूरत थी और हमारे सामने उस वक्त शेख साहब के अलावा और कोई नहीं था। इसीलिए मैंने और शेख साहब की बेटी ने हिम्मत करते हुए शेख साहब से बात करने का फ़ैसला किया था
और उनके पास जाकर उन्हें सारे मामले से आगाह कर दिया था। शेख साहब सुनते ही तौबा तौबा करते हुए कानों को हाथ लगाने लगे और नाराज़गी का इजहार करने लगे थे। मुझे खदशा हुआ कि कहीं शेख साहब मदद करने से इनकार ही न कर दें, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और शेख साहब के दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया था, इसीलिए वो मदद करने पर आगे हो गए थे। मामला संगीन था और बहुत से घरों की इज्जत इससे जुड़ी हुई थी, इसीलिए इस मसले का हल भी खामोशी से ही करना था। इसलिए शेख साहब ने सबसे पहले अपने असर और रसूख से राबिता किया था और फिर अपने जानने वाले एक पुलिस के आला ओहदेदार को फ़ोन किया था। उन्हें सारी बात बताते हुए इस मसले पर तहकीक करने की दरख्वास्त की थी। ताल्लुकात का पास रखते हुए वो पुलिस का ओहदेदार मान गया था और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने सारे मामले की तहकीक करवाई और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाले सच सामने आए थे। उन्होंने अकल से काम लिया था। शेख साहब ने अपनी बेटी को भी उस कॉलेज से निकलवाया और दूसरी जगह दाखिल करवा दिया। बहरहाल एक तालीमी इदारा नज़र आने वाली ये इमारत हरगिज़ इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते, और शेख साहब भी एक शरीफ और इज़्ज़तदार इंसान थे और उन्होंने वही किया था। पुलिस ने और किसी भी फ़र्द का नाम आए बिना अपनी मुकम्मल तहकीक करके एक मज़बूत केस कॉलेज की इंतज़ामिया और करता धरता दूसरे असातिज़ा के ख़िलाफ़ तैयार किया था, ताकि कोई भी मुजरिम बचकर न निकल सके। और जो कौम के इन नौजवानों को गुमराही का शिकार करें, उनके लिए कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए थी। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवा लिया था और अब चूंकि मामला ज़्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सका था, इसलिए मैंने अपने शौहर को भी बेटी के घर आने के दूसरे दिन ही सारे मामले से आगाह कर दिया था, जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरे शौहर चंद पल तो कुछ बोल ही नहीं सके थे। और जब उनके होश बहाल हुए तो उन्होंने गुस्से में आकर अपनी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो तो पहले ही नशे के इस्तेमाल से आधी मौत को पहुंच चुकी थी, मार को सहन ही नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। मेरा शौहर इतने शदीद गुस्से में था कि वो बेटी को माफ़ करने पर तैयार ही नहीं था। उसे जब मैंने कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेकर चलते हैं, तो वो मुझ पर भी गुस्सा करने लगा। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है, और हमारी तो थी भी इकलौती बेटी। सख्त दिल पिघल गया था और हम इलाज के लिए बेटी को शहर ले आए थे। यहाँ पर एक बार फिर शेख साहब ने रहने की मदद के साथ साथ हमारी बहुत ज़्यादा माली मदद भी की थी, और धीरे धीरे हमारी बेटी सेहतयाब होने लगी। वो हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफ़ी मांगती थी। हम तो माँ बाप थे, हमने उसकी माफ़ी मांगने से पहले ही उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन इसका अब क्या फ़ायदा था? मुस्तकबिल तो तबाह हो चुका था, हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी अब कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। उस पर खर्च करने के लिए हमारे पास ज़्यादा रकम नहीं थी और न ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की तो मुझे उस रोज़ सफाई करते हुए कुछ पुड़ियाँ नज़र आईं। आखिर वो सब क्या था और कहाँ से आया था? क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी ऐसी चीज़ खरीद कर ही नहीं दी थी, लेकिन उसे खोल कर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वो सारी नशे की पुड़ियाँ थीं और उन पर पिसी हुई फिटकरी इस तरह से छिड़की हुई थी कि खोल कर देखने पर वो फिटकरी ही लगती थी। नशे का मेरी बेटी से क्या काम? क्या ये भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजुर्बे के लिए चाहिए होती है? बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं शेख साहब की बेटी के पास चली गई थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि नशे तो क्या, उन्हें तो कभी फिटकरी की भी ज़रूरत पेश नहीं आती थी। ऐसे में मेरी परेशानी में इजाफ़ा हो गया था और मुझे परेशान देखकर शेख साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे असल बात पता करके देगी। और फिर जब उसने कॉलेज में मेरी बेटी का पीछा किया तो सुरागा हाथ लग गया था। जो बात उसे मालूम हुई उसने सब कुछ मुझे बता दिया, और साथ ही ये भी बताया कि मुझे छुप कर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फिटकरी का करती क्या है, जैसे मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया अपने नीचे होने वाले नशे के धंधे से बेखबर थी
और अफसोस की बात ये थी कि हॉस्टल के वार्डन और कॉलेज के चंद असातिदा के साथ साथ चौकीदार भी इसमें मुलव्विस थे। वो खुलेआम नशे का कारोबार करते थे और तलबा को नशे की लत लगाते थे। उनका टारगेट ज़्यादातर लड़कियां ही होती थीं, जिन्हें फिर नशे में बेसुध करके वो जिस्म फरोशी भी करवाते थे। मेरी बेटी भी उनके हत्थे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसों का लालच भी दिया था और मेरी बेटी लालच में आ गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो रकम देने के बजाय हथियाने लगे थे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और अब नशा के बगैर वो नहीं रह सकती थी। इसीलिए वो उनके झांसों में आती रही और अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती रही। किस्सा मुख्तसर ये था कि मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल की तलबा इस नशे का शिकार हो चुकी थीं और उनका इस्तेमाल करते हुए जुर्म पेशा लोग खूब अपना धंधा चमका रहे थे। मेरी बेटी वैसे तो अखलाकियात, इंसानियत, अपने वालदैन का ख्वाब और उनकी कुर्बानियाँ सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन अभी इतनी इंसानियत उसमें बाकी थी कि सीधे तौर पर हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसीलिए जो भी नशे की पुड़ियाँ घर लाती वो फिटकरी पीस कर इस तरह मिला देती कि देखने पर नशा नज़र न आए और उसका नशा भी पूरा होता रहे। इसीलिए वो मुझसे मेडिकल के तजुर्बे का कहकर फिटकरी मंगवा लेती थी और इस तरह इस्तेमाल करती। उस रात जब मैं बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वहीं फिटकरी पीस कर नशे की पुड़ियों में डाल रही थी। इस तरह न तो वो कॉलेज में पकड़ी जाती थी और न ही घर पर। लेकिन उसी रोज़ मेरी बेटी गलती से वो पुड़ियाँ घर पर भूल गई थी और फिर खोलते खोलते सारी हकीकत खुलती चली गई थी। लेकिन अफसोस की बात तब खुली जब पानी सर से ऊपर हो चुका था और मेरी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका था। अब वो बहाल हो चुकी है, उसने नशा भी छोड़ दिया है, लेकिन उसके डॉक्टर न बनने की वजह से मोहल्ले वाले और रिश्तेदार आज भी ताने देकर हमारा दिल जलाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।